Bismillahirrahmanirrahim. The topic of today's discussion is gastroenterology. Point number 76. सबसे पहले जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो इलियम से एब्जॉर्ब होते हैं. सोडियम क्लोराइड आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और कॉलन दोनों से एब्जॉर्ब होता है, लेकिन जो सोडियम क्लोराइड होता है वो जिजनम से भी एब्जॉर्ब होता है. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जिजनम से एब्जॉर्ब होता है. पोटाशियम आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है और कॉलन के अंदर एक्टिवली सिक्रीट होता है. इसी तरह से जो आपका 80% वाटर होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जजनम से एब्जॉर्ब होता है. 10% आपका लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होता है और 10% वाटर आपका फीसिस के अंदर एक्सक्रीट आउट हो जाता है. जो फैट सोल्यूबल वाइटामिन होते हैं वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं लिपिड्स के साथ, क्योंकि फैट सोल्यूबल है विटामिन ए, डी, ई, एन, के, तो लिपिड्स के साथ ही या फैट्स के साथ ही एब्जॉर्ब होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में. फॉलेट भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, कैल्शियम स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, आयरन आपका ड्यूडेनम के अंदर एब्जॉर्ब होता है, और विटामिन B12 जो होता है वो टर्मिनल इलियम के अंदर एब्जॉर्ब होता है और इसके लिए इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए होता है जो कि स्टमक के पैराइटल सेल से प्रोड्यूस होता है. और बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं वो आपके इलियम से एब्जॉर्ब होते हैं. ठीक है, इलियम से आपके बाइल सॉल्ट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं और टर्मिनल इलियम से आपका विटामिन B12 एब्जॉर्ब हो रहा है. अब MCQs दिए हुए हैं. जो विटामिन B12 होता है वो आपके इलियम में टर्मिनल इलियम से एब्जॉर्ब होता है, और अगर एक ऐसा पेशेंट जिसने गैस्ट्रेक्टमी कराई हो तो उसके बाद हमें उसको पैरेंटल विटामिन B12 देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपके जब गैस्ट्रेक्टमी कराते हैं तो पैराइटल सेल्स का लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से आपका विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है. अब आयरन की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम के अंदर होती है. हमने पढ़ा कि आयरन भी आपका एब्जॉर्ब होता है ड्यूडेनम के अंदर. तो ड्यूडेनम में जो आपकी उसकी प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम होती है वहाँ से आपका आयरन एब्जॉर्ब होता है, और आयरन जो होता है वो फेरस फॉर्म के अंदर एब्जॉर्ब होता है. अगर आप सिट्रस फ्रूट्स लोगे तो आयरन की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है, प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम से एब्जॉर्ब होता है. ट्रांसफेरिन की फॉर्म में आयरन ट्रांसपोर्ट होता है, और जो आपके जब ट्रांसफेरिन सैचुरेशन लो होती है तो बेसिकली जो आयरन होता है ना वो फ्री फॉर्म में ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है एज कम्पेयर टू जब वो ट्रांसफेरिन के साथ बाउंड हुआ होगा. तो अगर आपकी लो ट्रांसफेरिन सैचुरेशन है तो जो फ्री आयरन होता है वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है. और ज़्यादातर जो आयरन एब्जॉर्प्शन होती है ना वो ये है कि जो हीम होती है ना वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि हीम के अंदर फेरस फॉर्म होती है, और जो हम डाइट्री आयरन लेते हैं उसके अंदर फेरिक फॉर्म होती है. तो जो डाइट्री आयरन होती है वो लेस एब्जॉर्ब होती है और जो हीम होती है वो रेडिली एब्जॉर्ब हो जाती है. अब सोडियम की एब्जॉर्प्शन जो होती है वो एक्टिवली सोडियम जो है वो एब्जॉर्ब होता है कॉलन के अंदर. ठीक है, अब ये एक चीज़ थी कि जो हमने पढ़ा कि जो सोडियम क्लोराइड था वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के जिजनम में भी एब्जॉर्ब हो रहा था और आपके कॉलन में भी एब्जॉर्ब हो रहा था. तो जो कॉलन के अंदर इसकी जो होती है वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होती है. ठीक है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन होती है सोडियम की कॉलन के अंदर, और जो मैक्सिमम एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है वो भी कॉलन के अंदर होती है सोडियम की. अब सोडियम जो होता है ना वो कॉलन के अंदर भी एब्जॉर्ब होता है और जेजुनम के अंदर भी एब्जॉर्ब होता है, लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है सोडियम की वो कॉलन के अंदर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जेजुनम. ठीक है, दोनों जगह पे आपका एक्टिवली ही एब्जॉर्ब हो रहा है सोडियम, लेकिन कॉलन के अंदर जो है वो इसकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोडियम की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जेजुनम. अब जो वाटर होता है वो मोस्टली 80% वाटर आपका जिजनम के अंदर एब्जॉर्ब होता है. हमने पढ़ा था कि 80% वाटर जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होता है, तो वहाँ पे भी जिजनम में जो आपका वाटर जो है ना वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है. ठीक हो गया. और डाइटरी फैट्स होते हैं वो भी आपके जजनम के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं. ठीक है, डाइटरी फैट्स भी आपके जजनम के अंदर एब्जॉर्ब हो रहे हैं. फैट्स और वाटर दोनों ही जजनम के अंदर आपके एब्जॉर्ब हो रहे हैं. अब यहाँ पे बात लिखी हुई है कि जो मैक्सिमम फ्लूइड की एब्जॉर्प्शन होती है वो जेजुनम के अंदर होती है. फ्लूइड सबसे ज़्यादा या वाटर सबसे ज़्यादा जेजुनम के अंदर एब्जॉर्ब होता है, और जो वाटर लॉस होता है फ्लूइड का वो आपका कॉलन के थ्रू होता है. तो वाटर लॉस और इलेक्ट्रोलाइट लॉस दोनों ही कॉलन से ज़्यादा होता है. मैक्सिमम जो आपका वाटर लॉस या इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होता है वो कॉलन से होता है. अब एक ऐसा पेशेंट है कि जिसने एब्डोमेन की सर्जरी कराई है, उसके बाद आप उसको बार बार उसको फ्लूइड देने पड़ गए हैं कि आपको उसको फ्लूइड देना पड़ रहा है, फ्लूइड रिससिटेशन उसकी करनी पड़ रही है कि उसका वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो रहा है. तो किस पार्ट की आपने सर्जरी कराई होगी जिसकी वजह से उसका हमें वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स का उसको लॉस हो रहा है. तो इसमें इलियम आएगा. इलियम इसलिए आएगा कि जब आप जिजनम को रिमूव करते हो तो जो टर्मिनल इलियम होती है ना वो आपकी वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की जो लॉस होता है उसको कंपनसेट कर देती है, टर्मिनल इलियम से एब्जॉर्प्शन हो जाती है. ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा कि पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन से आपका 80% वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, और उस 80% में से भी जो ज़्यादा होता है वो जेजुनम से एब्जॉर्ब होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो टर्मिनल इलियम से भी एब्जॉर्ब होगा. तो जब आप जेजुनम को रिमूव करते हो तो टर्मिनल इलियम से वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स की एब्जॉर्प्शन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको फ्लूइड रेसिस्टेशन की जरूरत नहीं पड़ती है. लेकिन जब आप इलियम की भी रिसेक्शन कर देते हो तो उसके अंदर आपका वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं और आपको फ्लूइड रिससिटेशन देने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि कॉलन के अंदर तो आपका ना फ्लूइड एब्जॉर्ब होता है और ना ही आपके इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब होते हैं. ठीक है,
और इतने ज़्यादा। उसके बाद एक पेशेंट आया है, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पेशेंट आया है जिसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस थी और साथ उसको क्या है हाइपोकेलीमिया हो गया। देखो फ्लूइड लॉस हो रहा है, उसका वाटर लॉस भी हो रहा है, साथ उसको हाइपोकेलीमिया हो रहा है, तो उसका इलेक्ट्रोलाइट का भी लॉस हो रहा है। तो फ्लूइड लॉस इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है, तो वो कौन सा फ्लूइड मोस्ट फ्लूइड लॉस कहाँ से होता है? कॉलन से होता है। अगला दिया हुआ है यहाँ पे कि कौन सी ऐसी ड्रग होती है जो एक्वस डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होती है? तो डाइजॉक्सिन हमेशा एक्वस डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होती है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन से ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसको फर्दर डाइजेस्ट होने की जरूरत होती है एब्जॉर्ब होने से पहले। तो जो सुक्रोज होता है वो पहले फ्रुक्टोज और ग्लूकोज के अंदर डाइजेस्ट होता है, उसके बाद आपकी इंटेस्टाइनल सेल से एब्जॉर्ब होता है। फैट्स जो हम न्यूट्रिशन से लेते हैं वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब जो आपके इंटेस्टाइन्स में जब एब्जॉर्ब होते हैं तो वहाँ पे वो मिक्स माइसल्स बनाते हैं। जब हम इलियम को भी रिसेक्ट करते हैं और कुछ जजनम के पार्ट को रिसेक्ट कर देते हैं तो आपको 10 to 20 बाउल्स पर मूवमेंट्स होती हैं पर डे, और आपको ऑस्मोटिक और सिक्रेटरी डायरिया दोनों होते हैं इलियम और जजनम दोनों को रिमूव करने से। अब एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है कि जब हमने इलियम को रिमूव किया तो आपके बाइल सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। बाइल सॉल्ट्स नहीं एब्जॉर्ब होंगे तो आपके जो आपने फैट्स खाए हुए हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो फैट्स की मेल एब्जॉर्प्शन हो जाएगी और आपको स्टेटोरिया हो जाएगा, आपके स्टूल के अंदर फैट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब आपके बाइल सॉल्ट्स और फैटी एसिड्स कॉलन के अंदर ज़्यादा जाएंगे, ठीक है, स्टेटोरिया और फैट की मेल एब्जॉर्प्शन की वजह से, क्योंकि आपके बाइल सॉल्ट्स एब्जॉर्ब नहीं हुए, बाइल सॉल्ट्स नहीं थे, तो उसकी वजह से आपकी कॉलन के अंदर जो वाटर की एब्जॉर्प्शन थी वो डिक्रीज हो जाती है। हमने पढ़ा था कि 10% आपका वाटर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से भी एब्जॉर्ब होता है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी और वहाँ पर आपका क्लोराइड और वाटर एक्टिवली सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको सिक्रेटरी डायरिया या कॉलरा की तरह का हाई वॉल्यूम डायरिया डेवलप हो जाता है कि जो आपकी कॉलन होती है वो वाटर और क्लोराइड को सिक्रीट करना स्टार्ट कर देती है जब आपको स्टेटोरिया या फैट की मेल एब्जॉर्प्शन होती है। और वो किस वजह से होती है? जब आप इलियम को रिसेक्ट कर देते हो या जजनम को भी साथ रिसेक्शन कर देते हो। अब जब आपका इलियोसिकल वाल्व का लॉस हो जाता है और जब आप इलियम के सेगमेंट को का भी लॉस हो जाता है, इलियोसिकल वाल्व खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि आपने इलियम को रिसेक्ट कर दिया और इलियम को भी रिसेक्ट कर दिया, तो क्या हुआ कि आपका जो इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम था वो एक्सेलरेट हो गया, वो तेज हो गया, मतलब वो कम हो गया। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि आपके जो कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुई, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन नहीं हुई फूड की, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो आपका फूड नॉर्मली 4 से 5 घंटे के लिए रहता है वो नहीं रहा, उसका ट्रांजिट टाइम ज़्यादा हो गया, तेज़ हो गया, ठीक है, तो ट्रांजिट टाइम कम हो गया। अब क्या हुआ कि ना फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हुई स्मॉल इंटेस्टाइन्स में और ना ही वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स थे वो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स के अंदर ही रहे और उसने जब वो कॉलोन के अंदर गए तो उसने जो कॉलोन की जो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी होती है उससे वो ज़्यादा थी, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ऑस्मोटिक डायरिया हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात बताई हुई है कि जब आपकी कॉलोन के अंदर ऐसे अनडाइजेस्टेड फूड ज़्यादा जाएगी और जब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन आपने रिसेक्ट कर दी है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो चीज़ें एब्जॉर्ब होनी थी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स ने, आपके वाटर ने, और जो डाइजेशन थी वो नहीं हुई, तो कॉलोन के अंदर जो आपका स्टूल जाएगा, जो आपकी फीसेस जाएंगे, जो आपके अनडाइजेस्टेड फूड जाएगी, उसमें वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स साथ जाएंगे। अब कॉलन सिर्फ 10% वाटर के एब्जॉर्ब कर सकती है, जहाँ के जबकि आपकी जो इंटेस्टाइन थी, स्मॉल इंटेस्टाइन थी, वो 80% वाटर के एब्जॉर्ब कर रही थी। तो जब आपके कॉलन के अंदर इतना ज़्यादा जब वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ फूड आएगी, अनडाइजेस्टेड फूड आएगी, तो उसकी वजह से आपको ऑस्मोटिक डायरिया डेवलप हो जाएगा। तो जब भी कोई ऐसा पेशेंट होगा जिसका आपने इलियम को रिसेक्ट किया हुआ होगा और साथ आपने जजनम के कुछ पार्ट को रिसेक्ट किया हुआ होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन रिसेक्शन की वजह से उसको ऑस्मोटिक और सिक्रेटरी दोनों डायरिया हो सकते हैं, होंगे।